मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो डायपोल होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, ठीक है? उसके लिए एक बार छोटा-सा रिवीजन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? कि अगर माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता था? वो था 2 केपी बाय ये दूरी मान लो अगर यहाँ से लेके आता कि x है या r है, जो भी हो x क्यूब और यहाँ पे अगर हम जाते हैं सेम दूरी अगर परपेंडिकुलर पे, तो वो था केपी अपॉन x क्यूब, ठीक है? कि दूरी x है तो, ठीक है? तो ऊपर बना लो इसको, ठीक है? यहाँ पे तो ठीक है, केपी अपन एक्स क्यूब अगर हमसे पूछ लेगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम देखते हैं वो क्लियरली रेशियो कितना होता है, 2:1 का होता है। ये तुम लोगों को मैंने बता करके रखा हुआ है। उसके बाद तुम लोग को मैंने बताया था कि ये हाँ, उसके बाद फिर तुम लोग को मैंने क्या बताया था कि रेशियो 2:1 का होता है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि ये जो क्या कहते हैं अगर एट एनी पॉइंट देखना हो, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम लोग इसके लिए। अम, इस दोनों कांसेप्ट का हम लोग हेल्प लेते थे, फिर हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है? ये जो फॉर्मूला था ये पॉइंट डायपोल के लिए होता है, ठीक है? पॉइंट डायपोल ऐसा डायपोल होता है जो कि जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, ठीक है? और पॉइंट डायपोल के लिए चार्ज कैसा होता है काफ़ी बड़ा होता है लेकिन साइज़ जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसकी चार्ज बड़ा और साइज़ छोटा होने से उसका डायपोल मोमेंट कैसा आता है, एक फाइनाइट वैल्यू आता है, क्लियर? ये मैंने तुम लोग को बात बताई थी। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एक्सियल वाले केस में, वो कैसा रहता है, अलोंग डायपोल मोमेंट होता है और ये वाले केस में कैसा होता है एंटी पैरेलल हो जाता है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हालाँकि एक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा-सा हमारे नीट लेवल का है या मेंस लेवल का है और बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है कि एक डायपोल है ऐसा, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट है, मान लो P, ठीक है? और ये समझ में आ रहा है डायपोल मोमेंट है तो ये यहाँ माइनस Q होगा, यहाँ पर प्लस Q होगा एंड दिस मेक्स एंगल 37 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे हमको बोला गया है इस ये पॉइंट जो है ना, ठीक है? यहाँ से इसकी दूरी है 1 मीटर, ठीक है? तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ये पॉइंट X पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है? तो अगर हमको यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस P की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमको निकालना है x पे, तो ये x अगर पॉइंट देखा जाए, ना तो ये P के लिए इक्वेटोरियल है, ना तो ये एक्सियल है। दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हमारा इस पे ट्रिक क्या कहता है कि हम डायपोल मोमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट ये हमारा हो गया, P देखो आसान सवाल में तो अगर आते हैं ना, तो बोल देगा एक्सियल पे निकालो, इक्वेटोरियल पे निकालो, ये वैल्यू, वो वैल्यू, तुमको खाली कैलकुलेशन करना है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे सवाल दे दिए जाए, जहाँ पे पॉइंट कुछ भी हो, तो हमारा जो डेरिवेशन था, एकदम बेसिक वैसा जाएँगे। ये हो जाएगा P cos 37 और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉम्पोनेंट हो जाएगा P sin 37। sin 30 हो रहा है 3/5 P, ये मतलब क्या होगा 4/5 P, ठीक है? अगर हम इस पॉइंट पे देखें, तो P cos 37 की वजह से यहाँ पे जो डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो वो हो जाएगा अलोंग द एक्सिस था K 2 P cos 37 दैट इज़ 4/5 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है? ये देखो इसके लिए ये कॉस के लिए ये अलोंग एक्सिस है और अगर हम यहाँ पर देखें इसके लिए ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना इसके लिए, इसके अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा जा रहा है ना एंटी पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा केपी, देखिए इक्वेटोरियल में क्या होता है केपी लेते हैं इंटू साइन 37 3/5 1 का क्यूब तो 3 kp/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 8 kp/5 आई कैप
-3 kp/5 j cap। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सबको बोलो हाँ या ना? बोला कि पॉइंट सर डायपोल, ठीक है? यहाँ मेंशन कर दे रहा कि पॉइंट डायपोल है। क्लियर? सर तो हाँ बोलो। सर डायरेक्टली वो एट एनी पॉइंट पर लगा सकते हैं, वो √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हाँ वाला। कर सकते हो ना, लेकिन वो क्या तुमको फिर लंबा पड़ेगा वो, कॉस वॉस लिखो तो फिर लफड़े वाला काम है वो, है ना? बाकी उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर लिखना बाकी है। लिखो फटाफट लिखो। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, सुनो देखो, जो मैंने डेरिवेशन करवाया ना इक्वेटोरियल का और एक्सियल का, एग्जाम में इसकी आने की लगभग 90% चांस है बोर्ड में। हर 2 साल में ये क्वेश्चन देखा गया और तुम्हारे टर्म एग्जाम में तो इसके आने की चांस 99% कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आता ही आता है। यहाँ पर जब मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है? अभी संडे को मैं टेस्ट लूँगा, तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन तो ओपन क्वेश्चन होंगे, ठीक है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और दूसरा होता है टॉर्क ऑन डायपोल, ठीक है? अब देखो टॉर्क ऑन डायपोल कैसे करते, क्या उसकी स्टडी होगी जरा देखो। एक क्या-क्या बोला गया देखो तो। टॉपिक है डायपोल, इट्स अ न्यू टॉपिक, ठीक है? एंटायरली न्यू टॉपिक है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? यहाँ पे कैसा है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान क्या होती है कि लाइंस पैरेलल होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बनाई है ना, ये एक्चुअली तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे गॉस थ्योरम में कि अगर हमारे पास मान लो अगर ऐसे कोई प्लेट है ना, अगर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उससे हम लोग इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रखा एक डायपोल, ये डायपोल है हमारा, प्लस क्यू माइनस क्यू। डायपोल की लेंथ मैंने पहले बता के रखी हुई है कि डायपोल की लेंथ हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। और ये जो डायपोल जो है ना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो सबसे पहला सवाल कि इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। सबसे पहला सवाल क्या है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, और इधर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो
फोर्स कैसा इक्वल एंड अपोजिट होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। तुम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर नेट फोर्स ऑन डाइपोल QE माइनस QE इक्वल टू 0। मैं 1 मिनट में आया। हाँ, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगा? 0 लगा। अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस implies that center of mass is at rest. This implies there is no translatory motion. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो अगर फोर्स 0 लग रहा है तो नेसेसरी नहीं होता है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स 0 लग रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि टॉर्क भी 0 लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि मान लो कोई बॉडी है इस तरह से, अगर हमने इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगा दिया F और एक फोर्स ऐसा लगा दिया F, तो ये दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा। लेकिन अगर मान लो इसी फोर्स के बीच पे कुछ थोड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं ऐसा, तो अब ये क्या घूमता है, यहाँ पे टॉर्क लगता है। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 हो भी सकता है और टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि फोर्स के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें टॉर्क का, कि क्या यहाँ पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा तो कैसा लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क की जो बात तुमको बता रहा हूँ ना, मैं छोटा सा तुमको मैं पहले क्या करता हूँ, क्लास 11 का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो लिख देना ऊपर में तुम साइड में क्लास 11 रिवीजन। देखो व्हेन पहला व्हेन नेट फोर्स इक्वल टू 0 देन टाउ में और मे नॉट बी 0। ठीक है, फुल स्टॉप 0। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे क्या लिखेंगे? बट इट इज सेम अबाउट एवरी पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इन दिस केस if tau is not equal to 0 then body rotates about center of mass and the axis is parallel to the axis of parallel to torque vector। is parallel to the torque vector। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 होता है
ठीक है? तो टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तुमको मैंने समझाया अभी कि ऐसा है तो टॉर्क 0 नहीं होगा, ऐसा होगा तो टॉर्क 0, ऐसा में 0 नहीं होगा, ऐसे में 0 हो जाएगा और ऐसे में 0 नहीं होगा, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है हर पॉइंट के अबाउट सेम होती है, कोई भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, ठीक है? इसका देखिए छोटा-सा प्रूफ क्या है कि मान लो अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया है और यहाँ पे फोर्स मैंने अगर ऐसे लगा दिया है, मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाला, ठीक है? डिस्टेंस मान लो एक बात लिए, इसकी जो दूरी है वो L है। तो ये अगर x है, मान लो कोई भी रैंडम पॉइंट चूज़ कर लिया है, तो इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा F into x, और इस फोर्स की वजह से इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा प्लस ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा, प्लस एफ एल माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कट जाएगा, बचेगा एफ एल। तो देखो एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के बाद टॉर्क क्या रहेगा, एफ एल रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो देन बॉडी रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है? मतलब ठीक है, इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है और अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी का किस एक्सिस के अबाउट घूमता है, वो घूमता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? मतलब ये सेंटर ऑफ मास होगा, बॉडी कहाँ घूमता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। एंड ये एक्सिस इज पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर, ये ऐसे घुमा तो टॉर्क कैसा लेते हैं हम लोग, याद करो, फिंगर्स को कर्ल कर दो, टॉर्क जो होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा। तो एक्सिस कैसी होती है, वो पैरेलल हो जाती है, मतलब एक्सिस भी कैसी होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन होगी, ठीक है? तो ये दो बातें तुमको ध्यान में रखनी है, क्या कहते हैं इसमें, जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉर्क वाले केस में, ठीक है? ये 2 पॉइंट नोट कर जाओ। सेम टू सेम पॉइंट रिपीट करेंगे जब तुम लोग चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो वहाँ पे क्या पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है और बार मैग्नेट होता है। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, वहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे माइनस क्यू, वहाँ पे साउथ पोल होगा और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेम टू सेम डेरिवेशन करेंगे हम लोग वहाँ। तुम लोग देखोगे कि एक कॉइल होगी जो करंट कैरी करेगी, उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सेम टू सेम वहाँ पे भी यही यही कांसेप्ट रिपीट होगा, ठीक है? तो ये खाली यहाँ पे नहीं है, फिजिक्स में ही 2-3 जगह ऐसा आपको मिलेगा। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, तो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऐसे डाइपोल मोमेंट पी हो गया, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई हो गया। ये एंगल कितना थीटा है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा ये माइनस था, ये प्लस था, ये फोर्स हो गया 2E। या मैं अगर इसको यहीं पे दिखा दूँ, तुम यहीं पे देख लो, टॉर्क अगर निकालने बोला जाए, ये पूरा नोट हो गया ना, ठीक है? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को। मैंने क्या किया, यहाँ से टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अभी देखा ना एफ इंटू एल आ रहा था, टॉर्क क्या रहता है, फोर्स इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2L है तो इसके बीच का ये दो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना।
ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा फोर्स कितना क्यू ई है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ये एक्स है ना, टॉर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 12 साइन थीटा। करके देख लो, साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टॉर्क हो जाएगा। अब देखो तो क्यू इंटू 12 तो साथ में आ रहा है, ये तो पी हो जाता है, ई साइन थीटा। ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। इसमें ब्रैकेट टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पी क्रॉस ई। देखो ये सवाल बच्चों के दिमाग में आ सकता है, पीई साइन थीटा को अगर मैं ईपी साइन थीटा लिख दूं तो ई क्रॉस पी हो जाएगा वो तो। लेकिन याद रखना है कि हम ई क्रॉस ई लिखते हैं या ई क्रॉस पी लिखते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हमने पी क्रॉस ई देखा तो हम देखते हैं कि वो कैसे घूम रहा है, और अगर हम ई क्रॉस पी देखते हैं तो वो उल्टा घूम रहा होगा। पी क्रॉस ई से हम क्या देखते हैं, उस थ्योरी से हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट मैच होता है, इसलिए हम पी क्रॉस ई ही लिखते हैं। ठीक है, दिस इज अ टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर दो, ये 3 मार्क का डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो तुम पहले फोर्स का लिखोगे, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन। जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे और जो मैंने अब लिखा फोर्स से रिलेटेड, खाली उतना ही लिखना, तो नोट कर दो। हो गया लिखा हुआ, फटाफट लिखो। तो आगे बढ़ते हम लोग अब। ये लोग कहाँ चले गए हिमांशु और देव? अब यहाँ पर देखना आगे, अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक है हमारा कि व्हेन इज टॉर्क जीरो, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है पीई साइन थीटा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला, टॉर्क इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि उस समय साइन जीरो और साइन 180 जीरो हो जाता है। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या 270 बोल सकते हो, खाली डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, जब ये थीटा जीरो या 180 होता है तो टॉर्क जीरो होता है और फोर्स तो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जब टॉर्क ये होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि, क्लियर, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम। मैं क्या बोलूंगा,
dipole is in equilibrium when theta equals to 0 degree और 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेबल और एक बन जाता है अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल में क्या होता है, थीटा कितना 0 डिग्री होता है, इस पे थीटा कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। क्या मतलब स्टेबल अनस्टेबल से तुम क्या समझते हो? देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक कटोरी है, ऐसे बॉल है, यहाँ पे ऊपर लेके गए, नीचे खिसक जाता है, ठीक है, तो ये स्टेबल हुआ। ये बॉल ऐसे है, तुमने इसको हल्का सा नीचे खिसकाया, ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आने की कोशिश करता है, ये नहीं करता, ये हो जाता है अनस्टेबल। इन द सेम वे, मान लो अगर डायपोल अगर ऐसा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है क्यू ई क्यू ई। मैंने क्या किया, ये ऐसा रखा पहले, ठीक है, ये पहले ऐसे था, मैंने इसको हल्का सा घुमा करके ऐसा कर दिया, ऊपर कर दिया। तो क्या होता है, ये जो फोर्स होता है ना, ये इसको, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि जो फोर्स जो है, इसको घुमा करके वापस सीधा लेकर के आ जाए, ठीक है, टर्न करके क्या करे, वापस इसको नीचे लेकर के आ जाए। तो ये कौन सा हो गया, स्टेबल हो गया। अगर मान लो मैंने इसको ऐसा रखा होता, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, मैंने इसको अगर ऐसा रखा होता, उल्टा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डायपोल मोमेंट कैसा है, इधर है डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, उल्टा है, पहले पैरेलल था, ये वाला 0 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री, मैंने इसको हल्का सा घुमाया ऐसा। अब क्या होता है, प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा ना, ये इसको पूरा पलटा करके, ठीक है, पूरा घुमा करके यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, पूरा घुमा देगा इस डायपोल, ठीक है। इसको ये हल्का सा अगर ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अपने ओरिजिनल पे नहीं आता, पूरा पलट जाता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल। तो थीटा क्या होता है, 180 डिग्री में स्टेबल, ये क्या कहते हैं, अनस्टेबल होता है, और 0 डिग्री में कैसा होता है, स्टेबल होता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब भी मैं लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 एंड सिग्मा टाउ इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कि 1 मार्क में आएगा कि क्या कहते हैं, डिफाइन ये फॉर व्हाट एंगल इज अ डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लिख के आएंगे फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इन दिस केस पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल, when is it in unstable equilibrium, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इन दिस केस पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन आते ही, हो गया लिखा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एस एच, याद रखना मैंने एस एच एम वर्ड बोला था तुम लोग को, जो एस एच एम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डिफाइन होता है केवल किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिफाइंड फॉर
स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमसे ऐसा पूछा जाए कि मान लो कि कोई डायपोल ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है ई, थीटा एंगल इस तरह से है, तो बताओ कि यहाँ पे अगर मान लो माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और इसका मास m है चार्ज का, इसका भी मास m है, ठीक है, और ये डायपोल की लेंथ वो 2l है, तो प्रूव करके बताओ कि जो मोशन होगा ना वो एसएचएम होगा, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल, और उसका टाइम पीरियड निकालो। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ बोल सकते हैं टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी साइन थीटा। क्योंकि कैसा मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज इट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे कैसे था स्प्रिंग में फोर्स तो माइनस के एच लिखते थे, सिंपल है, टॉर्क हो जाएगा हमारा आई अल्फा पी साइन थीटा, ठीक है। और बोला कि एंगल छोटा है, फॉर स्मॉल एंगल, ये इसको जो घुमाते हैं ना वो छोटे एंगल पे घुमाते हैं, कैसे पेंडुलम में था स्मॉल एंगल वाला, वैसे यहाँ पर भी कौन सा केस है, स्मॉल एंगल वाला। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस पी बाय थीटा। क्लियर, ठीक है, हमारा हो गया। क्लियर, तो ये हमारा हो गया माइनस पी ई बाय आई थीटा, ठीक है, ये अल्फा हो गया हमारा। अब जरा ध्यान से देखो तो ये ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, सिंस इट इज अ फॉर्म, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देयरफॉर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, पी ई बाय आई हो गया, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आई बाय पी, या आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको मैं आगे एक स्टेप और लिख सकता हूँ, टू आई क्या हो जाएगा हमारा, एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये घूमता किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, तो बीचों बीच हो गया ना ये, तो ये हो जाएगा 2 ml स्क्वायर बाय पी, दिस इज द आंसर। इसको सबको नोट कर दो। इसकी हालांकि टॉर्क की आने की चांस ज्यादा है, इसकी आने की चांस थोड़ी कम है, लेकिन ऐसे हो रहा है तुमको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है, तो आ सकता है, ऐसा तो बड़ी बात नहीं। तुम एग्जैक्टली ये चीज जो ना रिपीट होते हुए फिर से देखोगे तब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, बार मैग्नेटिज्म ऐसा देखते हैं। आया कि नहीं आया सबको समझ में? हाँ सर। फटाफट कर दो, तो नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर ये पहले से ही ऐसे डाइपोल रखा हुआ हो और फिर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो ऐसे कोई एंगल हाँ, पे, तो फिर सर एसएचएम करेगा। तो तुमको हल्का सा घुमाना पड़ेगा उसको, सर पहले से घुमाया अगर, नहीं हो और ये हाँ, तो भी तो करेगा, जैसे एंगल हमारा पे हो। डायपोल है, अचानक से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो करेगा, करेगा सर वो। करेगा। तो दैट इस इज सेम सिचुएशन ना, तुम पेंडुलम ऐसे रखे हुए हो, तुमने अचानक से फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कैसे वो एसएचएम करता पर है? सर वो पर वो सर जो पोजीशन है उसकी वो ऐसी जो दी हुई है ना आपने इधर, वैसी पोजीशन हो उसकी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। हाँ तो करेगा, इनिशियल पोजीशन मतलब चेंज हो और फिर तो भी करेगा सर। तो भी करेगा। तो सर फिर जो उसकी मीन पोजीशन होगी वो ये वाली हो जाएगी ना, मीन पोजीशन ये वाली होगी, ये वाली ये जो जहाँ पे आपने टॉर्क रखी जीरो हुई लग है। रहा होगा। पर सर इनिशियल पोजीशन तो उसकी चेंज थी ना। तो उससे क्या हुआ, उससे नहीं, हमेशा एसएचएम कहाँ पे होता है, अबाउट मीन पोजीशन होता है, जहाँ पे टॉर्क जीरो लग रहा हो या फोर्स जीरो लग रहा हो, कैसे यहाँ पे होता है ना कि बीच में, ऐसा।
लेकिन तुमको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना उसमें ऐसा बोला जाए कि उसको हमने ऐसा रखा है, ठीक है, और इसको हमने हल्का सा रोटेट करवाया इसकी जगह से, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि ऐसा हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है ना। पेंडुलम अगर मान लो सोचो ना, पेंडुलम को हमने कैसा भी रखा, ठीक है, ऐसे तुम छोड़ो या ऐसा छोड़ो, बीच से छोड़ो, ठीक है, कैसे भी लगा, लेकिन जहाँ पे उसपे नेट फोर्स 0 होता है मीन पर, ठीक है, उसके बाद वो ऑसिलेट करता है ना, ठीक, यहाँ पे वैसे ही कुछ का सेम कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब इसमें ना एक लास्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको मैं हटा देता हूँ। क्या क्वेश्चन होगा? डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं हो, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्यू ई वन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो क्यू ई टू होगा वो कम होगा। तो अगर मान लो ई वन बड़ा है ई टू से, तो क्यू ई वन बड़ा हो जाएगा क्यू ई टू से, देन नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है, सो डायपोल विल ट्रांसलेट। ठीक है, तो याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अच्छा, तुम लोग मेरे को अपना टाइम टेबल बताओ ना, क्या तुम लोग का टाइम टेबल एक बार। सर मंडे ट्यूसडे और मंडे वेंसडे और फ्राइडे हाँ, वो आपकी क्लास 2 बजे होती है, फिर मैथ्स की क्लास होती है 3 बजे 3:30, और फिर ठीक है, आपकी क्लास वापस होती है 3:30 मैथ्स की क्लास होती है। ठीक है, आपकी 2 बजे क्लास होती है, और हाँ, आपकी फिर 5 बजे वापस होती है, और फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की होती है 7 बजे या 7:30। अच्छा, तुम लोग का मंडे को 4 to 5